बीए पार्ट थर्ड के लिए हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता सन 1950 से 60 तक नई कविता का बोलबाला रहा और सन 1960 के बाद में भारत की परिस्थितियों में, राजनीति में, उसके समाज में बड़े परिवर्तन आए और इन परिवर्तनों के बाद में जो साहित्य में लिखा गया वो 60 के दशक के बाद का साहित्य था और उस 60 के दशक के बाद के साहित्य को साठोत्तरी कविता के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कवियों ने जो अनुभव किया, जो कुछ निष्कर्ष निकाले, वे कविता के माध्यम से साठोत्तरी कविता में अभिव्यक्त किए गए और वे ही साठोत्तरी कविता के नाम से अभिहित हुए। इस प्रकार साठोत्तरी कविता सन 60 के बाद की कविता है। विशेष कालावधि में लिखी गई होने के कारण इसे ये नाम दिया गया। साठोत्तरी कविता में कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व उभर कर सामने न आने के कारण साहित्यकार के नाम से इसका नामकरण नहीं किया जा सका। साठोत्तरी कविता पहले की मान्यताओं के प्रति, या यूँ कह सकते हैं कि नई कविता और उससे भी पहले की जो प्रवृत्तियाँ थी या जो प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, द्विवेदी युग जो थे, उनके प्रति इन्होंने एक तरह से उनके विपरीत लिखा और उनके प्रति विद्रोह था और ये साठोत्तरी जो कवि थे उन्होंने उनके प्रति भी आक्रोश व्यक्त किया है। उसमें जीवन की विसंगतियों, क्रूरताओं पर तीखा प्रहार किया गया और साठोत्तरी कविता का जो स्वर था वो विद्रोह का स्वर था, आक्रोश का था। पड़ोसी देशों के विश्वासघात और आक्रमण के कारण भारतीय जनता के मन में जो क्षोभ, आक्रोश और जो विद्रोह का भाव उत्पन्न हुआ था वो साठोत्तरी कविता में एक तरह से रचा गया। साठोत्तरी कविता के कवियों ने विद्रोह, क्षोभ को अपनी कविताओं में व्यक्त किया और इसी को अपना परम कर्तव्य माना। साठोत्तरी कविता में लिखी गई कविता के तेवर बदले हुए थे। उसके स्वरों में मोहभंग, अस्वीकार, आक्रोश, व्यंग, यथार्थ, जीवन का सीधा साक्षात्कार, जीवन के जटिल प्रश्नों और संघर्षों की अभिव्यक्ति, साहसिकता, खरापन, तनाव, छटपटाहट, अपरिचय, अविश्वास, ऊब, मूल्यहीनता और सपाट बयानी अधिक एक तरह से रची गई है, लिखी गई है। इस कविता की जो पहचान है उसका कुछ अंदाज दूधनाथ सिंह के इस कथन से हो सकता है, यह वह कविता नहीं है, यह केवल खून सनी चमड़ी उतार लेने की तरह है, यह केवल रस नहीं जहर है, जहर। ये दूधनाथ सिंह कहते हैं। यह वह कविता है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी है, शासन द्वारा कही जाने वाली चिकनी बातों पर आक्रोशी मुद्रा में अपना जो भाव है उसको व्यक्त करती है और उस आक्रोशी मुद्रा में ये कविता जल रही है। अपनी समूची शब्दावली से आदमी और उसके परिवेश की हर परत उघाड़ रही है। तो इस प्रकार ये साठोत्तरी कविता है। एक प्रश्न ये भी है कि आखिर इसके उद्भव के जो कारण हैं वो क्या हो सकते हैं। तो सन 1962 में चीनी आक्रमण हुआ और फिर 1965 में दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान ने हम पर युद्ध थोप दिया। चीन भाई भाई का नारा लगाता था और मैत्री बढ़ाने का ढोंग करता रहा और हम निश्चिंत रहे। हम नेहरू जी के पंचशील के सिद्धांत की अच्छाइयों के बारे में मनन कर संतोष और गौरव अनुभव करते रहे, परंतु युद्ध में हुई जन धन हानि की पड़ोसी राष्ट्र की अमानवीय हरकत ने हमें गहराई तक झकझोर दिया। हमारे चिंतन की दिशा बदल गई, हमें झटका लगा, शॉट लगा। हमें
ताशकंद घोषणा बेकार लगी। यह तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ रही। इसके अतिरिक्त अपने देश के भीतर की परिस्थितियाँ भी साठोत्तरी कविता का आधार रही हैं। युद्ध के बाद सामाजिक अर्थव्यवस्था, महंगाई, पहले से चली आ रही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक खोखले आश्वासन, रिश्वतखोरी, आम आदमी की बढ़ती हुई दिक्कतें भी साठोत्तरी के लिए मसाला देती रही। तो इस प्रकार जो साठोत्तरी कविता है वो तत्कालीन परिस्थितियों की देन है और उसी के कारण ये जो आक्रोश साठोत्तरी काव्य में देखने को मिलता है वो तत्कालीन परिस्थितियों की देन है। साठोत्तरी कविता की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनमें से है मोहभंग। साठोत्तरी कवियों को तत्कालीन देश की जो व्यवस्था थी, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, उन व्यवस्थाओं से मोहभंग हो गया। और उसका एक उदाहरण है, धूमिल कवि का एक उदाहरण है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो इस प्रकार है जो उनका जो आक्रोश है, उनके जो प्रश्न हैं, वो इस साठोत्तरी कविताओं में देखने को मिलते हैं। मैंने इंतज़ार किया, अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा, अब कोई छत बारिश से नहीं टपकेगी, अब कोई किसी की रोटी नहीं छीनेगा, मैं इंतज़ार करता रहा। तो इस प्रकार ये मोहभंग की कविता है। राजनीति के ऊपर भी साठोत्तरी कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। उसका एक छोटा सा उदाहरण है, संसद के ऊपर वो उदाहरण है। अपने यहाँ संसद तेल की वह घानी है, जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है। आक्रोश का स्वर है साठोत्तरी कविता में। क्या दिया तुमने? महज जय हिंद, फकत फाका कसी आंकड़े, बस आसमानी आंकड़े और गुत्थम गुत्थई राशन की कसी कतारें, बेरोजगारी। श्रीकांत वर्मा एक जगह पे लिखते हैं, कोई भी जगह नहीं रही रहने लायक, न मैं आत्महत्या कर सकता हूँ न औरों का खून। अभिव्यक्ति की अक्खड़ता। रमेश गौड़ लिखते हैं साठोत्तरी कविता में, वे जो दूसरा गाल सामने कर देने का उपदेश दे, लोगों को नपुंसक बनाते रहे, नहीं थे वे हमारे पूर्वज, नहीं थे। सपाट बयानी। साठोत्तरी कविता में सपाट बयानी मिलती है। इसका एक उदाहरण है, जीवन दानी गोंद दानी सदस्य तौंद सन्मुख घर, बोले देश प्रेम लाना हरियाणा प्रेम लाना आइसक्रीम लाना। तनाव और संत्रास। श्रीकांत वर्मा एक जगह लिखते हैं, मैं बिल्ली की शक्ल में छुपा हुआ चूहा हूँ, औरों को टोहता हुआ अपने से डरा हुआ बैठा हूँ। और साठोत्तरी कविता की एक अन्य विशेषता है व्यंग। साठोत्तरी कविता में व्यंग मिलता है और व्यंग का एक उदाहरण है, रघुवीर साय का, संसद एक मंदिर है जहाँ किसी को द्रोही नहीं कहा जा सकता है, दूध पिए मुँह पीछे आ बैठे, जीवन दानी गोंद दानी सदस्य तौंद सन्मुख घर, बोले देश प्रेम लाना हरियाणा प्रेम लाना आइसक्रीम लाना। चंद्रकांत देवतले वो लिखते हैं, मैं भड़बूंजे की तरह इन शब्दों को कब तक फोड़ता रहूँगा मस्तिष्क के भीतर, मृत मछलियों को उबेरते हुए। तो इस प्रकार ये कुछ साठोत्तरी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं।